नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ज़बरदस्त मस्त तंदुरुस्त होंगे। आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में टोटल डिस्कस करने वाले हैं 70 प्रश्नों को। ठीक है, टोटल 70 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। दोस्तों आप लोग वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का सबसे पहला सवाल। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। सबसे पहला सवाल है कि भारतीय कांग्रेस के 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे। तो गया अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे चित्तरंजन दास। ठीक है, कौन किए थे? चित्तरंजन दास। याद रखिए दोस्तों, चित्तरंजन दास ने 1922 में, ठीक है, 1922 में आयोजित गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे चित्तरंजन दास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। बात करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों याद रखिएगा, ये 1905 के, ठीक है, 1905 में जो बनारस अधिवेशन हुआ था, बनारस अधिवेशन, ठीक है, बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ये आपको ध्यान रखना है। जो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता 1905 में किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रास बिहारी हुआ दोस्तों, यहाँ पे क्या होगा? रास होगा, ठीक है, रास बिहारी घोष। ठीक है, रास बिहारी घोष तो आपको ध्यान रखना है। ये 1907 में, 1907 में जो हुआ था सूरत अधिवेशन। ठीक है, कौन सा अधिवेशन? सूरत अधिवेशन। तो सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए हैं वो रास बिहारी घोष किए हैं दोस्तों, जो 1907 में हुआ था। और सूरत अधिवेशन में दोस्तों नरम दल गरम दल, यानी कि कांग्रेस जो है दो भागों में बढ़ गया था, नरम दल और गरम दल। कांग्रेस जो है, आपको ध्यान रखना है, कांग्रेस, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कांग्रेस जो है ये दो भागों में बढ़ गया था। एक दोस्तों नरम दल था, नरम दल, ठीक है, एक कौन था दोस्तों? गरम दल, गरम दल दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। नरम दल की बात करें दोस्तों, ये दो भागों में बढ़ गया था। और 1916, ठीक है, 1916 में, ठीक है, 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, लखनऊ अधिवेशन। तो लखनऊ अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वो अंबिका चरण मजूमदार किए थे। कौन किए थे? अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ अधिवेशन की जो अध्यक्षता किए थे। और लखनऊ अधिवेशन में ही नरम दल गरम दल एकजुट हो गए थे, अलग हुए थे। 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग हो गए थे। ठीक है, कांग्रेस दो भागों में बट गया था, नरम दल गरम दल। लेकिन 1916 के लखनऊ अधिवेशन में जिसका अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने किए थे, उसमें दोनों क्या हो गए? एक हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये 1924 में जो कानपुर, सॉरी, 1924 में जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था। कौन सा अधिवेशन? बेलगांव अधिवेशन। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन का अध्यक्षता कौन किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वो किए थे महात्मा गांधी। बेलगांव दोस्तों कहाँ है? ये कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, ये 1924 में हुआ था। तो महात्मा गांधी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, और 1922 में दोस्तों कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो ये चित्तरंजन दास किए थे। गया अधिवेशन की अध्यक्षता 1922 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला सवाल। देखिए दोस्तों, अगला सवाल, अगला आपके सामने है कि अनहैप्पी इंडिया, ठीक है, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? याद रखिएगा, ये है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो है ये अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाला लाजपत राय को दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, पंजाब केसरी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ए ओहम दोस्तों याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कौन किए थे? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना किए थे दोस्तों कौन किए हैं? तो वो किए हैं ए ओहुम ने। कब किए थे इसका स्थापना? इसका जो स्थापना हुआ था ये आपका 1885 में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था दोस्तों किसके द्वारा? तो ए ओहुम के द्वारा। डेट याद रखिएगा दोस्तों, 28 दिसंबर। ठीक है, 28 दिसंबर 1885 को इसका स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो बोमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थे? सरोजनी नायडू। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। एनी बेसेंट दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा कि इन्होंने इसका दो पत्रिका याद रखिएगा दोस्तों, कॉमनवेल्थ, ठीक है, कॉमनवेल्थ दोस्तों, एक याद रखिएगा न्यू इंडिया, न्यू इंडिया। ठीक है, इन्हीं का है, ये आपको ध्यान रखना, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। ठीक है, एनी बेसेंट दोस्तों इन्हें क्या कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, इसका पति का नाम याद रखिए, जैसे कि इनकी पुस्तक है, पुस्तक का नाम है दोस्तों गीता रहस्य। पुस्तक का क्या नाम है? गीता रहस्य। ठीक है, किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के दो पत्रिका याद रखिए दोस्तों, एक केसरी याद रखिएगा, केसरी। ठीक है, एक दोस्तों मराठा। क्या याद रखिए दोस्तों? मराठा। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है। केसरी और मराठा किसकी है? बाल गंगाधर तिलक का। और गीता रहस्य किसी पुस्तक है दोस्तों? ये भी बाल गंगाधर तिलक का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखे कौन है? लाला लाजपत राय। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं, देखिएगा ये दोस्तों 3 नंबर सवाल। 3 आपके सामने है कि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था दोस्तों? तीनों गोलमेज सम्मेलन जो भाग लिए थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिए थे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये 1930 में हुआ था। प्रथम हुआ था 1930 में। ठीक है, द्वितीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये दोस्तों 1931 में हुआ था। और तृतीय जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था ये 1932 में हुआ था। ठीक है, तीनों गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिए थे। तीनों जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, तीनों गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, याद रखिए कहाँ हुआ था? तो तीनों जो हुआ था ये लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में। दूसरे गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिए थे? तो महात्मा गांधी थे। महात्मा गांधी, ठीक है, महात्मा गांधी वो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल पूछेगा कि महात्मा गांधी ने कौन से सम्मेलन में भाग लिए थे? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे महात्मा गांधी, और तीनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? आपको ध्यान रखना है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के थे। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा दोस्तों याद रखिएगा आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। आर्टिकल 32 को क्या कहा जाता है? तो संविधान का आत्मा। ठीक है, आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसके द्वारा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच कौन सा पैक्ट हुआ था? याद रखिए दोस्तों 1932 में हुआ था। 1932 में कौन सा पैक्ट हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। पूना पैक्ट। पूना पैक्ट कब हुआ था? तो ये 1932 में हुआ था। किसके किसके बीच? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था दोस्तों। 1930 में डेट याद रखिएगा, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ हुआ था, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। ठीक है, 24 दिन तक। इसमें दोस्तों नमक कानून का विरोध किया गया था दांडी यात्रा में। ठीक है, 1931 दोस्तों याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, 1931 में और डेट याद रखिएगा, जैसे कि गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च 1931 गांधी और इरविन यानी महात्मा गांधी और इरविन के बीच। किसके बीच? और इरविन। ठीक है, और इरविन के बीच समझौता हुआ था, उसको क्या बोलते हैं? गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931। ये डेट आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछते रहता है दोस्तों। ठीक है, 5 मार्च 1931 को क्या हुआ था? महात्मा गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करते, देखिएगा 4 नंबर सवाल। देखिए 4 क्या है? 4 आपके सामने दोस्तों कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 1876 में इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना किए थे वे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किए थे। कौन किए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चित्तरंजन दास दोस्तों हमको बताया था कि गया अधिवेशन का अध्यक्ष था जो 1922 में होता, कौन किए थे? चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू दोस्तों इन्होंने किसका स्थापना किए थे? नेहरू। ठीक है, याद रखिएगा। तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे, स्वराज पार्टी। ठीक है, कब हुआ था स्वराज पार्टी का स्थापना? ये 1923 में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे बोमेश चंद्र बनर्जी दोस्तों, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सवाल क्या था कि 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा 5 नंबर सवाल दोस्तों। देखिए 5 सवाल है कि सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले, नाम के पहले, ठीक है, यहाँ पे के होगा, नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी। ठीक है,
किस देश में जोड़ा गया था, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी के नाम के आगे नेताजी किस देश में जोड़ा गया था दोस्तों, तो ये जर्मनी में जोड़ा गया था। कहाँ जोड़ा गया था? जर्मनी में। कब जोड़ा गया था दोस्तों? तो 1941 को, ठीक है। 1941 को दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ गए थे? तो जर्मनी गए थे। वहीं पे उनको सुभाष चंद्र बोस के नाम के आगे नेताजी दिया गया था, ठीक है। कहाँ? जर्मनी में। जर्मनी राजधानी क्या होता है दोस्तों? बर्लिन होता है। क्या होता है? इसकी जो राजधानी होता है दोस्तों बर्लिन होता है, याद रखिएगा। जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो, ठीक है। क्या होता है? टोक्यो, याद रखिए दोस्तों टोक्यो, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद दोस्तों जापान की मुद्रा क्या होता है? याद रखिएगा। जापान की मुद्रा दोस्तों येन। क्या है? येन, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा दोस्तों जापान की राजधानी टोक्यो जो है, टोक्यो, ये होन्शु द्वीप पर स्थित है। कौन से द्वीप? होन्शु द्वीप पर स्थित है, आपको ध्यान रखना है। होन्शु द्वीप पर है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे इंडिया की राजधानी दोस्तों क्या है? रोम है, याद रखिएगा। और रोम में ही दोस्तों FAO का मुख्यालय है, FAO, ठीक है, याद रखिएगा। रोम जो दोस्तों ये टाइबर नदी किनारे है, ठीक है। टाइबर नदी के किनारे दोस्तों रोम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया की राजधानी रोम, और रोम में ही दोस्तों किसका मुख्यालय है? FAO का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो सुभाष चंद्र बोस के नाम के पहले सम्मान सूचक नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी। कब जोड़ा गया था? 1941 को, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों इन्होंने, याद रखिएगा, 1939 में, ठीक है, 1939 में दोस्तों फॉरवर्ड, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना कब किए थे? तो ये 1939 में किए थे, आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करेंगे कि सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म कब हुआ दोस्तों, तो ये याद रखिएगा 23 जनवरी, ठीक है, 1897 में इनका दोस्तों जन्म हुआ है। इसलिए 23 जनवरी को दोस्तों कौन सा दिवस मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके जन्म दिवस पर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर बात करेंगे कि दिल्ली चलो नारा किसने दिए थे, तो दिल्ली चलो के जो नारा दिए थे, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए थे दोस्तों। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूं नारा कौन दिए थे? सुभाष चंद्र बोस नहीं दिए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने 2 अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। एक हुआ था दोस्तों 1938 में, तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, हरिपुरा, ठीक है। और एक हुआ था दोस्तों 1939 में, तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं किए थे, ठीक है। एक 1938 याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन। और एक दोस्तों याद रखिएगा त्रिपुरी अधिवेशन। 1939 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? तो त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सुभाष चंद्र बोस जी ही किया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। 6 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 6 नंबर सवाल आपके सामने है कि चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है दोस्तों? ये सूर्य सेन है। कौन है दोस्तों? सूर्य सेन, ठीक है, यानी 6 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखिएगा दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा। 7 नंबर सवाल देखिए। 7 नंबर सवाल आपके सामने है कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो ये सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया। सन्यासी विद्रोह कब से कब तक हुआ था? याद रखिएगा, ये हुआ था, आपको ध्यान रखना है, 1773 से लेकर 1800 के बीच में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। संथाल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? ये 1855-56 में हुआ था। 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था, ठीक है। नील विद्रोह दोस्तों कब हुआ था? याद रखिएगा। अगर बात करते हैं कि नील विद्रोह जो हुआ था ये 1959, ठीक है, 1959 से 1961 के बीच हुआ था नील विद्रोह। और कूका जो आंदोलन हुआ दोस्तों ये 1971-72 में हुआ है। 1971-72 में कौन सा आंदोलन हुआ है? तो कूका आंदोलन हुआ है, ठीक है। ये चारों आंदोलन आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले बात करेंगे कि बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ है? 1773 से लेकर 1820 में हुआ दोस्तों सन्यासी विद्रोह, ठीक है। और संथाल विद्रोह जो दोस्तों 1855-56 में हुआ था नील विद्रोह, ठीक है। 1959 से 1800 होगा, सॉरी, 1859 से 18, ठीक है, 1861 में। और कूका आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा, यहाँ पे 1800 होगा, ठीक है। 1871 से 1872 सुधार लीजिएगा दोस्तों, 1871 से 1872, 1859 से 1861, ठीक है, याद रखिएगा। नील विद्रोह, बंकिम चटर्जी दोस्तों याद रखिएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था? तो राष्ट्रीय गीत क्या दोस्तों, ठीक है, राष्ट्रीय गान जन गण मन और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इन्होंने राष्ट्रीय गीत लिखा है। क्या लिखा है? राष्ट्रीय गीत क्या है दोस्तों? वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम किसने लिखा था? तो दोस्तों लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है,
ये आपको ध्यान रखना। और वंदे मातरम जो लिया गया है दोस्तों, ये मेन रूप से कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? आनंद मठ, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 8 नंबर सवाल, 8 आपके सामने है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए। ठीक है दोस्तों, सरकारी या आयोग का संबंध किससे है दोस्तों? ये याद रखिए दोस्तों, ये केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, केंद्र राज्य संबंध सरकारी आयोग। सी रंगराजन समिति अगर बात करेंगे, अगर देखिए दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे समझिएगा, ये है श्री रंगराजन समिति है, ये गरीबी मापन पद्धति से है दोस्तों। पारिक समिति का जो संबंध है आपको ध्यान रखना है, ये दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से है। और नरसिंहम समिति का जो संबंध है, ये बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। ठीक है, ये आप मिलान कर लीजिए। सरकारी आयोग का संबंध किससे है? ये दोस्तों केंद्र राज्य संबंध से है। ठीक है, श्री रंगराजन समिति का संबंध किससे है? गरीबी मापन पद्धति से है दोस्तों। पारेख समिति का संबंध किससे है? इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग से। और नरसिंहम समिति का संबंध बैंकिंग क्षेत्र सुधार से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए अगला देखिएगा 9 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 9 नंबर सवाल, 9 आपके सामने है कि 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था? तो 1929 में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किए थे। कौन किए थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए 1929 के लाहौर अधिवेशन में ही दोस्तों, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में ही स्वराज का मांग किया गया था दोस्तों, स्वराज हिंद का। ठीक है, स्वराज का जो मेन रूप से मांग किया गया था, तो लाहौर, ठीक है, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, लाहौर अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों याद किए, इनका कौन सा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे? तो 1931 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? याद रखिएगा, कराची अधिवेशन। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? कराची अधिवेशन। ठीक है, तो कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। ठीक है, कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल किए थे। सरोजनी नायडू दोस्तों याद रखिएगा, ये 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। 1925 में कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन, ठीक है, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे सरोजिनी नायडू, जो 1925 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सुभाष चंद्र बोस आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस अभी हम बताए थे दोस्तों कि 1939 याद रखिएगा, सबसे पहले 1938 याद रखिएगा दोस्तों, और एक 1939, 1938 तो 1938 में जो हुआ था, ये हरिपुरा अधिवेशन हुआ था। तो हरिपुरा अधिवेशन का अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ये दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। 10 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 10 आपके सामने है कि चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? देखिए जेबी कृपलानी दोस्तों, ये चंपारण से संबंधित है। राजकुमार शुक्ल दोस्तों, ये भी संबंधित है। राजेंद्र प्रसाद, ये भी संबंधित है। राम मनोहर लोहिया, ये नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। मैंने समझिएगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह दोस्तों ये 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। चंपारण सत्याग्रह में क्या था दोस्तों? चंपारण जो है ये मेरे से बिहार में, कहाँ है ये, कहाँ हुआ था चंपारण सत्याग्रह? तो बिहार, ठीक है दोस्तों, बिहार में हुआ था, बिहार राज्य में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह में क्या था? तो 2/3 तीन खटिया पद्धति दोस्तों। ठीक है, यानी 3 कट्ठे पद्धति का मतलब है कि 3 कट्ठा में दोस्तों उसमें नील की खेती किया जाना था, 3 कट्ठा। ठीक है, तो यहाँ पे जो चंपारण था, चंपारण के कौन थे? राजकुमार शुक्ल ने दोस्तों। इनको निमंत्रण बुलाए थे दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, तो महात्मा गांधी को बुलाए थे। किनको बुलाए थे? महात्मा गांधी को बुलाए थे। ठीक है, इसके विद्रोह के लिए खास करके, यानी चंपारण के लोगों के द्वारा जबरदस्ती नील की खेती उपजाने के लिए कहा जाता था अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, जिस वजह से वहाँ के लोग विरोध करते थे, चंपारण के लोग। ठीक है, लेकिन फिर भी वहाँ के जो अंग्रेज थे वो नहीं मानते थे, जिसकी वजह से चंपारण के लोगों ने सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी का सपोर्ट लिया, यानी महात्मा गांधी का सहयोग लिया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मेन रूप से चंपारण सत्याग्रह जो था वो राजकुमार शुक्ल ने ही महात्मा गांधी को बुलाए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बात करेंगे कि चंपारण सत्याग्रह का हुआ था 1917 में हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इनको जो है ये राम मनोहर लोहिया जो है ये संबंधित नहीं है, बल्कि राजेंद्र प्रसाद ये संबंधित है, राजकुमार शुक्ल भी संबंधित है, और जेबी कृपलानी भी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यानी कि 10 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 11 नंबर सवाल, 11 आपके सामने क्या कर रहा है? 11 नंबर सवाल आपके सामने है
कि 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे दोस्तों। ठीक है, तो कुंवर सिंह जो थे ये बिहार के जगदीशपुर के आरा से, बिहार के जगदीशपुर के आरा, जगदीशपुर कहाँ है दोस्तों, ये आरा में पड़ता है, आरा, और ये मेन रूप से कहाँ है, तो बिहार। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो कुंवर सिंह 1857 का विद्रोह दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, तो तत्कालिक कारण आपको ध्यान रखना है, तत्कालिक कारण क्या था दोस्तों, इसका तत्कालिक जो कारण था आपको ध्यान रखना है, चर्बी वाले कारतूस। क्या था, तो चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, चर्बी वाले कारतूस जो था कि चंपारण 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। झांसी से विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे, झांसी से जो विद्रोह का नेतृत्व किए थे वो रानी लक्ष्मीबाई किए थे, रानी लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मीबाई। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी से नेतृत्व किए थे विद्रोह का नेतृत्व। कानपुर से दोस्तों नाना साहेब तात्या टोपे। ठीक है, नाना साहेब और एक कौन थे, तात्या टोपे, तात्या टोपे। ठीक है, तात्या टोपे जो थे ये मेन रूप से नाना साहब कानपुर से किए थे। लखनऊ से दोस्तों कौन किए थे, बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बेगम हजरत महल। और जगदीशपुर से कौन किए थे दोस्तों, तो ये वीर कुंवर सिंह किए थे। ठीक है, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई दोस्तों। ठीक है, 1857 में जो क्रांति हुआ था दोस्तों ये किस काल में हुआ था, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था। किस काल में, लॉर्ड कैनिंग में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, लॉर्ड कैनिंग के काल में हुआ था 1857 की क्रांति। ठीक है, मेन रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये तो 1857 के विद्रोह का जो तात्कालिक कारण था क्या था दोस्तों, चर्बी वाले कारतूस था। ठीक है, झांसी से कौन किए थे, रानी लक्ष्मीबाई किए थे, और कानपुर से नाना साहेब तात्या टोपे। ठीक है, जगदीशपुर से दोस्तों वीर कुंवर सिंह, लखनऊ से बेगम हजरत महल। पूछा दोस्तों पटना से कौन किए थे, तो पटना से विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे वो पीर अली किए थे, पीर अली। ये दोस्तों पुस्तक विक्रेता था, यानी पटना में पुस्तक बेचता था। ठीक है, ये पुस्तक विक्रेता था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये पुस्तक विक्रेता था, पटना में पुस्तक बेचता था। पीर अली पटना से किए थे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लॉर्ड कैनिंग जो थे ये 1857 के विद्रोह का मेन रूप से जब हुआ था उसमें इसका शासन काल था दोस्तों लॉर्ड कैनिंग का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे दोस्तों, देखिए तो अच्छा 8 अप्रैल, याद रखिए दोस्तों 8 अप्रैल। ठीक है, 8 अप्रैल 1857 को दोस्तों मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, मंगल पांडे, मेन रूप से मंगल पांडे ही दोस्तों इस विद्रोह का नेतृत्व किए थे। ठीक है, यानी विद्रोह जो हुआ था 1857 का विद्रोह, इसका जो सबसे बड़ा कारण ये था कि चर्बी, जो गाय का, सूअर का चर्बी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किसका चर्बी, याद रखिएगा गाय का चर्बी और सूअर का चर्बी। ठीक है, दोनों को मिक्स के दोस्तों क्या करते थे, तो एनफील्ड राइफल में, ठीक है, उसको कारतूस में लगाया जाता था, जिसमें दोस्तों क्या करना पड़ता था, मुंह से ही करना पड़ता था, जिसकी वजह से, ठीक है, ये क्रांति हुआ था। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर आपके सामने 12 नंबर सवाल देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों 12 नंबर सवाल, देखिए 12 नंबर सवाल आपके सामने क्या कर रहा है। 12 नंबर सवाल आपके सामने दोस्तों कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जो थे ये मेन रूप से भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों हजारीबाग जेल से फरार हो गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों कब हुआ था, याद रखिएगा, ये 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी, आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिए थे। ठीक है, करो या मरो का नारा, करो या मरो के जो नारा दिए थे महात्मा गांधी ने, वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, ये 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों, तो ये वारधा मुंबई में हुआ था, वारधा में हुआ था। ये कहाँ पड़ता है, मुंबई में पड़ता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण को लोकनायक। ठीक है, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो लोकनायक को, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के साथ दोस्तों 5 और लोग थे, यानी टोटल 5 लोग, जयप्रकाश नारायण को मिलाकर टोटल 5 लोग हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे। ठीक है, यानी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी द्वारा किया गया था दोस्तों। ठीक है, और महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही करो या मरो का नारा दिए थे। ठीक है, ये कहाँ हुआ था, वारधा मुंबई में हुआ था। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा, देखिए 13 नंबर सवाल।
फिर आपके सामने है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था दोस्तों, ठीक है। तो 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था, तो खाद्य एवं कृषि विभाग था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। वित्त मंत्री किसके पास था दोस्तों, तो लियाकत अली खान के पास था। लियाकत अली खान जो थे, लियाकत, ठीक है, लियाकत अली खान, ठीक है, लियाकत अली खान जो थे ये कौन थे, तो ये वित्त मंत्री थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रक्षा मंत्री जो थे ये आपको ध्यान रखना है, ये सरदार बलदेव सिंह थे, ठीक है, सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सरदार बलदेव सिंह जो थे ये क्या थे, रक्षा मंत्री थे। गृह मंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे ये क्या थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये गृह मंत्री थे, ठीक है। रक्षा मंत्री कौन थे, सरदार बलदेव सिंह थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, ये आपको ध्यान रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वित्त मंत्री कौन थे, लियाकत अली खान। ये सब 1946 में बनी अंतरिम सरकार में सब मंत्री थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा अगला देखिएगा आपके सामने 14 नंबर सवाल देखिए। 14 आपके सामने है कि गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों। तो गदर पार्टी का जो स्थापना किया गया था 1913 में किया गया था। ये अमेरिका में किया गया था। तो कहाँ किया गया था, अमेरिका में गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। कब, 1913 में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और गदर पार्टी का जो मुख्यालय है ये सैन फ्रांसिस्को में है। और सैन फ्रांसिस्को कहाँ पड़ता है, तो ये अमेरिका में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है, सैन फ्रांसिस्को, अमेरिका, ठीक है। अच्छा, इंडोनेशिया राजधानी क्या है दोस्तों, याद रखिएगा, इंडोनेशिया राजधानी है जकार्ता। क्या है, जकार्ता। और जकार्ता में दोस्तों आसियान का मुख्यालय स्थित है, आसियान, ठीक है। आसियान का जो मुख्यालय स्थित है ये कहाँ है, जकार्ता में। और आसियान में टोटल कितना देश शामिल है दोस्तों, तो आसियान में टोटल 12 देश शामिल है। कितना देश शामिल है, 12 देश शामिल है आसियान में, ठीक है। आसियान का जो स्थापना हुआ था, आपको ध्यान रखना है, इसका स्थापना कब हुआ था, तो आसियान का स्थापना 1967 को हुआ है। कब हुआ है, 1967 को आसियान का स्थापना हुआ है। इसमें 12 देश शामिल है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, जकार्ता में ही है, ठीक है। जकार्ता में आसियान का मुख्यालय। जकार्ता किसकी राजधानी है, तो इंडोनेशिया की राजधानी है, ठीक है। और सबसे ज्यादा दोस्तों मुस्लिम कहाँ पाया जाता है, सबसे ज्यादा मुस्लिम दोस्तों इंडोनेशिया में पाया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे ज्यादा मुस्लिम की आबादी किस देश में है, ये दोस्तों इंडोनेशिया में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। फ्रांस जो है दोस्तों पेरिस है। पेरिस जो है ये आपको ध्यान रखना, पेरिस में दोस्तों किसका मुख्यालय है, तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय, ठीक है। यूनेस्को का जो मुख्यालय UNESCO, यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है यानी कि मुख्यालय है ये कहाँ है, सो पेरिस में है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करेंगे कि यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। यूनेस्को का स्थापना कब हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1945 में, ठीक है। 1945 में यूनेस्को का स्थापना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और इसमें टोटल याद रखिएगा, इसका मुख्यालय पेरिस में। पेरिस जो है फ्रांस की राजधानी है। और पेरिस जो दोस्तों ये सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे है पेरिस, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। जर्मनी दोस्तों किसकी राजधानी है, तो बर्लिन की राजधानी दोस्तों जर्मनी है, बर्लिन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। तो गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था दोस्तों, अमेरिका में हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे गदर पार्टी का, इसके जो संस्थापक आपको ध्यान रखना है, संस्थापक लाला हरदयाल थे, लाला हरदयाल, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, लाला हरदयाल थे, गदर पार्टी का स्थापना किए थे। इसका जो है अमेरिका में किया था, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला 15 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 15 आपके सामने है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था। कब किया गया था, तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का जो स्थापना किया गया था, आपको ध्यान रखना है, इसका जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, इसका स्थापना याद रखिएगा दोस्तों कब हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था दोस्तों, तो ये 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। किसके द्वारा, तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किया गया था। गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, इनका एक पुस्तक पत्रिका का नाम याद रखिएगा, हितवाद। हितवाद जो पत्रिका है इन्हीं का है दोस्तों। और सर्वेंट ऑफ सोसाइटी जो पत्रिका भी है इनका ही है। मैंने उससे सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी का स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे 1905 में, ठीक है। अगर बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे समझिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले दोस्तों कौन है, देखिए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हुए ये महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन हुए, राजनीतिक गुरु, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, वो कौन हुए, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले कौन हुए, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, ठीक है।
ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा 16 नंबर सवाल देखिए दोस्तों। 16 आपके सामने है कि किस वर्ष में राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया दोस्तों। तो राष्ट्रीय विस्तार सेवा को जो प्रारंभ किया गया था ये 1953 में किया गया। कब किया गया है? 1953 को दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। अच्छा 1951 में 1952 दोस्तों याद रखिएगा प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? तो प्रथम लोकसभा का जो गठन किया गया था आपको ध्यान रखना 1952 में किया गया था, ठीक है। प्रथम लोकसभा का गठन कब किया गया था? लोकसभा का गठन, प्रथम लोकसभा का गठन दोस्तों कब किया गया? तो ये 1952 में किया गया दोस्तों। प्रथम आम चुनाव कब हुआ दोस्तों? याद रखिएगा प्रथम जो आम चुनाव हुआ है, प्रथम आम चुनाव याद रखिएगा ये 1951-52 में हुआ है, ठीक है। 1951-52 में प्रथम आम चुनाव हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। 1954 में दोस्तों याद रखिएगा पंचशील समझौता, याद रखिएगा कि पंचशील समझौता कब हुआ है? तो पंचशील जो समझौता हुआ है, समझौता, ठीक है, याद रखिएगा ये 1954 में हुआ है। किसके बीच? ये भारत और चीन के बीच हुआ है। पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता हुआ है 1954 में। 1953 में दोस्तों राष्ट्रीय विस्तार सेवा को प्रारंभ किया गया था। 1952 में डेट याद रखिए दोस्तों। ये प्रथम लोकसभा गठन किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो राष्ट्रीय विकास परिषद, ये भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का जो गठन किया गया था ये आपको ध्यान रखना है, ये कब किया गया था? ये 1952 में ही किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में, प्रथम लोकसभा का गठन 1952 में, प्रथम आम चुनाव दोस्तों 1951-52 में हुआ था, याद रखिएगा। 1954 में पंचशील समझौता 1900 भारत और चीन के बीच हुआ था, ठीक है। चलिए देखिए अगला सवाल 17 नंबर सवाल देखिए दोस्तों 17 नंबर सवाल आपके सामने है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए सही नहीं पूछा है दोस्तों। वित्त आयोग एक संवैधानिक संगठन है दोस्तों, ये आपका सही है, ठीक है। ये क्या दोस्तों? सही है। वित्त आयोग का दोस्तों उल्लेख अनुच्छेद 280 में किया गया दोस्तों, ये भी सही है आपका, ठीक है। वित्त आयोग का कार्यकाल 5 साल का होता दोस्तों, ये भी सही है आपका, ठीक है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1950 में किया गया था दोस्तों, ये आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन है इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ये जो गठन किया गया था ये 1951 में किया गया था। कब किया गया था? 1951 में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि प्रथम वित्त आयोग गठन कब किया गया था? 1951 में किया गया था, ना कि 1950 में, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। देखिए आपको याद रखने की जरूरत यह है दोस्तों कि वित्त आयोग क्या दोस्तों एक संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि क्या है दोस्तों? संगठन है। ये आपका सही है, ठीक है। क्या है? सही है। वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया दोस्तों ये अनुच्छेद 280 में किया गया। एक दोस्तों वित्त विधेयक है, वित्त विधेयक का उल्लेख अनुच्छेद 117 में किया गया है, और वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया 280 में किया गया दोस्तों। क्या है? ये आपको ध्यान रखना है। वित्त आयोग का जो कार्यकाल होता है दोस्तों ये 5 साल का होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? ये 1951 में किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, देखिएगा 18 नंबर सवाल देखिए। 18 के सामने है कि निम्नलिखित में से संविधान की 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है दोस्तों, ठीक है। देखिए 11वीं अनुसूची में क्या शामिल नहीं है दोस्तों? ग्रामीण खेल। ग्रामीण खेल जो है ये 11वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, बल्कि पुस्तकालय हो गया, ठीक है, ईंधन और चारा हो गया, तकनीकी प्रशिक्षण दोस्तों, ये सब क्या है? ये 11वीं अनुसूची में शामिल है, नहीं है ग्रामीण खेल। सबसे पहले बात करेंगे कि 11वीं अनुसूची में है क्या दोस्तों। तो 11वीं अनुसूची में दोस्तों पंचायती राज है। क्या है? पंचायती राज। क्या है दोस्तों? पंचायती राज। पंचायती राज में दोस्तों कितना विषय शामिल है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है मेन रूप से दोस्तों, इसमें टोटल 29 विषय शामिल है। कितना विषय शामिल है? यानी 29 विषय। क्या है दोस्तों? 29 विषय शामिल है। इसमें से दोस्तों ग्रामीण खेल जो है ये शामिल नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए पंचायत सबसे पहले दोस्तों 73वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है। कब हुआ था? 73वां संविधान संशोधन दोस्तों कब हुआ था? 1992, ठीक है, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को दर्जा दिया गया था दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज को लागू किया गया था, याद रखिएगा। पंचायती राज को लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। लागू कब किया गया था? तो 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज लागू किया गया था। इसलिए दोस्तों 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है, पंचायती राज दिवस, ठीक है। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। पंचायती राज लागू कब किया गया था? 24 अप्रैल 1993 को सबसे पहले। और 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज को एक दर्जा दिया गया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। पंचायती राज दोस्तों किसका उल्लेख किया गया? 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है। और 12वीं अनुसूची में क्या है दोस्तों? 12वीं अनुसूची की याद रखिएगा, 12वीं अनुसूची में क्या है?
तो 12वीं अनुसूची में दोस्तों नगर पालिका क्या है दोस्तों, नगर पालिका है। ठीक है, इसका जो उल्लेख किया गया दोस्तों, नगर पालिका का उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। और इसमें दोस्तों कितना विषय नगर पालिका में टोटल याद रखिएगा, तो इसमें टोटल 18 विषय है। कितना विषय है, 18। ठीक है, नगर पालिका का दोस्तों याद रखिएगा 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, ठीक है, संविधान संशोधन किसके द्वारा, 73वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा। ठीक है, 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। कब, 1992 के द्वारा। ठीक है, 1992 के द्वारा क्या इसको भी दर्जा दिया गया था। 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ा गया था नगर पालिका को। ठीक है, 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इसमें टोटल कितना विषय है, 18 विषय है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों, ये देखिएगा, देखिए 19 नंबर सवाल। 19 आपके सामने क्या कर रहा है दोस्तों, देखिए 19 आपके सामने दोस्तों कि किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ था दोस्तों। तो सबसे पहले स्थापित हुआ था दोस्तों महाराष्ट्र में। ठीक है, कब हुआ था महाराष्ट्र में सबसे पहले लोकायुक्त, 1971 में हुआ। ठीक है, 1971 को दोस्तों सबसे पहले महाराष्ट्र में लोकायुक्त स्थापित हुआ था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उड़ीसा में स्थापित हुआ है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा, तो 1983 में। ठीक है, 1983 में दोस्तों सबसे पहले उड़ीसा में, उसके बाद दोस्तों उड़ीसा में लागू 1983 में। फिर दोस्तों पंजाब में लागू कब हुआ था लोकायुक्त, याद रखिएगा, तो पंजाब में 1995 में हुआ है। 1995 में पंजाब में हुआ है। याद रखिएगा कि पंजाब में लोकायुक्त का स्थापना कब हुआ, 1995 में। केरल में दोस्तों कब हुआ है, ये 1999 में हुआ है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए किस राज्य में पहला लोकायुक्त स्थापित हुआ, तो महाराष्ट्र में हुआ। कब, 1971 को। ओडिशा में लोकायुक्त का स्थापना कब हुआ दोस्तों, 1983 में हुआ है। पंजाब में लोकायुक्त का स्थापना कब हुआ है, 1995 में। और केरल में 1999 में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 20 नंबर सवाल। देखिए दोस्तों 20 आपके सामने है कि ग्रेफाइट और हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य पूछ रहा है। ठीक है, असत्य नहीं पूछा बल्कि सत्य पूछ रहा है। ठीक है, तो उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना है दोस्तों, ये गलत है। क्या दोस्तों, ये गलत है, सत्य नहीं है। उसके पास एक जैसी क्रिस्टल संरचना नहीं है, यानी कि हीरे पास और ग्रेफाइट के पास एक जैसी संरचना नहीं है। ठीक है, उसकी कठोरता समान है दोस्तों, ये भी दोस्तों गलत है। कठोरता समान है दोस्तों, ये क्या है, ग्रेफाइट दोस्तों नरम है। ठीक है, और ये दोस्तों कठोर है। हीरा क्या होता है दोस्तों, कठोर होता है, और ग्रेफाइट क्या है दोस्तों, नरम रूप से है। ठीक है, उनके विद्युत चालकता समान है दोस्तों, ये भी गलत है। उनकी विद्युत चालकता समान नहीं है। ठीक है, वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं दोस्तों, बात सही है। वो एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर इसलिए सकते हैं क्योंकि कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, कार्बन के कितने अपरूप होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कार्बन के दो अपरूप होते हैं। कितने अपरूप होते हैं, दो, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, एक हीरा होता है दोस्तों, एक ग्रेफाइट होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हीरा और ग्रेफाइट जो होता है ये कार्बन के दो अपरूप होते हैं, ग्रेफाइट। ठीक है, ये कार्बन के दो अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट, इसीलिए वे एक समान रासायनिक प्रतिक्रिया से गुजर सकते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या सत्य है दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सत्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा क्या है दोस्तों, हीरा जो होता है मेरे से देखिए, ग्रेफाइट क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, अगर बात करेंगे यहाँ पे समझिएगा, देखिए ग्रेफाइट दोस्तों नरम होता है, और हीरा दोस्तों क्या होता है, कठोर होता है। हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, याद रखिएगा, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अपवर्तनांक 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42 होता है। सबसे ज्यादा जो अपवर्तनांक होता है हीरा का होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका होता है, हीरा का। पानी का अपवर्तनांक कितना होता है, तो पानी का जो अपवर्तनांक होता है दोस्तों 1.33 होता है। कितना होता है, 1.33। ठीक है, तो 20 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे, देखिएगा, देखिए 21 नंबर सवाल। 21 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, ये दोस्तों ब्यूटेन है। क्या दोस्तों, ब्यूटेन। ठीक है, पेट्रोलियम दोस्तों कहां से प्राप्त किया जाता है दोस्तों, तो ये परतदार चट्टान से प्राप्त किया जाता है, परतदार चट्टान। ठीक है, परतदार, ठीक है, परतदार चट्टान से प्राप्त किया जाता है। याद रखिएगा पेट्रोलियम। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम को परतदार चट्टान से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें दोस्तों कि एलपीजी, एलपीजी किसका मेन रूप से होता है दोस्तों, एलपीजी आपको ध्यान रखना है, ये ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का होता है। ब्यूटेन, याद रखिएगा, ब्यूटेन प्लस प्रोपेन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एलपीजी में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, गंध के लिए। तो एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है, तो गंध के लिए आपको ध्यान रखना है मिथाइल, ठीक है, इथाइल मार्केप्टन, इथाइल मार्केप्टन दोस्तों मिलाया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इथाइल मार्केप्टन
टन, ठीक है, मार्केप्टन, ठीक है, याद रखिएगा मार्केप्टन, ठीक है, याद रखिएगा। अगर बात करेंगे गंध के लिए मिथाइल मार्केप्टन, ब्यूटेन दोस्तों, प्रोपेन किसका मिश्रण होता है? एलपीजी का। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मीथेन दोस्तों इसका सूत्र क्या होता है? CH4, याद रखिएगा, ठीक है, क्या होता है? CH4। मीथेन को दोस्तों गोबर गैस कहा जाता है, गोबर गैस, याद रखिएगा। गोबर गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को, ठीक है। मीथेन को दोस्तों मार्स गैस भी कहा जाता है, मार्स गैस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख घटक है? ये ब्यूटेन है। ब्यूटेन प्लस प्रोपेन दोस्तों किसका है? ये दोस्तों एलपीजी का है। CNG दोस्तों याद रखिएगा, CNG का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, देखिए 22 नंबर, 22 आपके सामने है कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे कहा जाता है प्रासरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रासरण, ठीक है। सवाल क्या था कि पानी मिट्टी से जड़ों में जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे क्या कहा जाता है? उसे प्रासरण कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा, देखिए 23 नंबर सवाल, 23 आपके सामने है कि कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं दोस्तों? ठीक है, याद रखिएगा, ये नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि कीट भक्षी जो पौधे होते हैं, कीट भक्षी जो पौधे होते हैं वो मिट्टी में किसकी कमी से? तो मिट्टी में दोस्तों नाइट्रोजन की कमी से उगते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन की संख्या दोस्तों N होता है, इसका परमाणु संख्या दोस्तों 7 होता है, ठीक है। कैल्शियम का दोस्तों क्या होता है? 20 होता है इसका परमाणु संख्या, यानी कि कैल्शियम का संकेत Ca होता है, परमाणु संख्या कितना होता है? 20 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम का संकेत दोस्तों Mg होता है, ठीक है, परमाणु संख्या कितना होता है? याद रखिएगा, मैग्नीशियम का 12 होता है। क्या होता है दोस्तों? 12, ठीक है, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा दोस्तों? याद रखिएगा, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है B और C, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों कि पानी में घुलनशील विटामिन, ठीक है, पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है दोस्तों? घुलनशील विटामिन, ये आपको ध्यान रखना है, B और C जो है, B और C ये दोस्तों पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन दोस्तों, तो वसा में घुलनशील विटामिन, ठीक है, घुलनशील विटामिन कौन कौन सा है? तो वसा में घुलनशील विटामिन आपको ध्यान रखना है, वो है दोस्तों ADEK। क्या है दोस्तों? वो है दोस्तों आपका ADE और K, ठीक है, ADEK, ये आपको ध्यान रखना है, ADEK, ठीक है। ये क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन है और पानी में घुलनशील विटामिन B और C है, ठीक है। तो कीट भक्षी पौधे मिट्टी में किसी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन कमी से उगते हैं, ठीक है। चलिए देखिएगा अगला 24 नंबर सवाल देखिएगा। 24 आपके सामने है कि पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये मेन रूप से पीयूष ग्रंथि जो होती है दोस्तों मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है? मस्तिष्क। मस्तिष्क दोस्तों 3 भाग में बटा हुआ है। हमारा जो माथा है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, यानी 3 भाग में बटा हुआ है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो पीयूष ग्रंथि जो होता है, पिट्यूटरी ग्रंथि, ये कहाँ स्थित होता है? तो मस्तिष्क में। दोस्तों सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों क्या होता है? तो लीवर यानी यकृत जो होता है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। याद रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा होता है? ये दोस्तों यकृत, लीवर होता है। इसका वजन कितना होता है दोस्तों? लीवर का जो वजन होता है 1.5 kg के आसपास होता है दोस्तों, 1.5 kg, ठीक है। अच्छा, मनुष्य का जो वजन होता है, मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है दोस्तों? तो मनुष्य के जो मस्तिष्क का वजन होता है, याद रखिएगा, पुरुष की अगर बात करते हैं दोस्तों, पुरुष का याद रखिए दोस्तों, पुरुष का कितना होता है? पुरुष का तो 1450 ग्राम होता है, यानी कि 1.4 kg के आसपास होता है दोस्तों, यानी कह सकते हैं कि 1 किलो 400 ग्राम होता है, ठीक है दोस्तों। महिला का जो वजन होता है, महिला का, ठीक है, महिला की अगर बात करें दोस्तों तो 1350 ग्राम होता है। कितना होता है? 1350 ग्राम, यानी कि कह सकते हैं कि 1.3, ठीक है, 3 kg, 1.3 kg, ठीक है, 1.3 kg, ठीक है, यानी कि 1300 ग्राम, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? ये मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मस्तिष्क, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 25 नंबर सवाल आपके सामने। 25 आपके सामने है कि गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्न में से किरणों या तरंगों में से किसका उपयोग किया जाता है दोस्तों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये दोस्तों पराध्वनिक तरंगे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? पराध्वनिक तरंगे को, ठीक है। यानी भ्रूण जो होता है दोस्तों, गर्भ में जो बच्चा पलता है, ठीक है, गर्भ में जो दोस्तों बच्चा पलता है, उसके दोस्तों क्या करने के लिए? उसके विकास को जानने के लिए, यानी बढ़ रहा है, यानी उसका विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसी को दोस्तों जानने के लिए मेन रूप से हम लोग
किस का उपयोग करते दोस्तों? तो पराध्वनि तरंगे का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए एक्स रे खोज किसने किया था दोस्तों? तो एक्स रे खोज दोस्तों रॉन्टजेन ने किया था। किसने किया था? रॉन्ट, ठीक है, रॉन्टजेन, ठीक है, रॉन्टजेन ने दोस्तों किसका खोज किए थे? तो एक्स रे खोज किया था दोस्तों। ठीक है, एक्स किरण, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए अगला 26 नंबर सवाल देखिए। 26 आपके सामने है कि सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह क्या है दोस्तों? यानी सभी को देने वाला, ठीक है, यानी सभी को दे सकता है दोस्तों। ए बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सभी को एक्सेप्टर दोस्तों क्या हो जाएगा? ओ, ये सर्वदाता है। क्या दोस्तों? सर्वदाता, सर्वग्राही दोस्तों, ये सर्वदाता है, यानी कि सभी को दे सकता है दोस्तों। वो क्या है दोस्तों? सर्वग्राही, यानी सभी से ले सकता है, सर्वग्राही, ठीक है, ये सर्वदाता हो गया। डोनर दोस्तों, यानी ये क्या है? डोनर, ठीक है, डोनर याद रखिए। ये दोस्तों क्या है? एक्सेप्टर, एक्सेप्टर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, तो सार्वभौमिक स्वीकार्य, स्वीकार यानी कि स्वीकार यानी ग्राही, क्या हो जाएगा? ए बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, रक्त का दोस्तों पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान याद रखिएगा दोस्तों। पीएच मान आपको ध्यान रखना है 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 रक्त का पीएच मान। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त क्या है दोस्तों? रक्त जो है आपका एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है दोस्तों? एक तरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, रक्त तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 27 नंबर, 27 आपके सामने है कि निमोनिया एक संक्रमण है दोस्तों। ठीक है, फेफड़ों का निमोनिया जो होता है दोस्तों, ये न्यूमोनाकोसा एक वायरस होता है दोस्तों। उसकी वजह से क्या होता है? ये निमोनिया रोग हो जाता है दोस्तों। और निमोनिया जो मेन रूप से ये किसको प्रभावित करता है दोस्तों? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। निमोनिया किसे प्रभावित करता है? फेफड़ा को। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। देखिए 28 नंबर, 28 आपके सामने है कि दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? ठीक है, ये कौन सा दर्पण होगा? तो ये दोस्तों अवतल दर्पण होगा। कौन सा? अवतल दर्पण दोस्तों। अवतल दर्पण को याद रखिएगा दोस्तों, अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल दर्पण का नाम क्या है? एक अभिसारी दर्पण है, अभिसारी दर्पण। ठीक है, याद रखिएगा कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। उत्तल दर्पण को दोस्तों अपसारी दर्पण, क्या कहा जाता है? अपसारी दर्पण। ठीक है, अपसारी दर्पण। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिए दोस्तों, अवतल दर्पण, अभिसारी दर्पण, अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तल दर्पण में दोस्तों याद रखिएगा, जैसे कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ करते हैं? दाढ़ी बनाने के लिए दोस्तों, जो हम लोग लेंस का उपयोग करते हैं दोस्तों, जो डॉक्टर आंख के लिए जांच के लिए जो डॉक्टर जो उपयोग करते हैं दोस्तों जांच के लिए, ठीक है, वो मेन रूप से अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दोस्तों। उत्तल दर्पण में का उपयोग किया जाता है इसका? जैसे गाड़ी में जो साइड मिरर में जो उपयोग होता है, साइड मिरर में किसी वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 28 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 29 नंबर सवाल, 29 आपके सामने है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान क्या होगा दोस्तों? ये बढ़ जाएगा। क्या होगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए 30 नंबर सवाल, 30 आपके सामने है कि हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? याद रखिए दोस्तों, ये नाभिकीय संलयन पे काम करता है। ठीक है, हाइड्रोजन बम की बात करें दोस्तों, नाभिकीय संलयन। ठीक है, संलयन अभिक्रिया पे काम करता है दोस्तों। परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पे काम करता है, परमाणु बम। ठीक है, परमाणु बम याद रखिए दोस्तों, परमाणु बम जो कार्य करता है ये विखंडन में काम करता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा, इसका जो आविष्कार किए थे ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, ओपेनहाइमर ने परमाणु बम का आविष्कार किया था दोस्तों। और एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया था। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड टेलर। ठीक है, एडवर्ड टेलर ने दोस्तों याद किया हाइड्रोजन बम का आविष्कार किया है, और परमाणु बम का आविष्कार ओपेनहाइमर ने किया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु बम अगर बात करें दोस्तों कि हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन खोज किसने किया था? हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन दोस्तों एक तत्व है। ठीक है, हाइड्रोजन का खोज किसने किया था दोस्तों? हाइड्रोजन खोज याद रखिए दोस्तों, हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का खोज किया था। हाइड्रोजन बम का खोज किसने किया था? एडवर्ड टेलर ने। और परमाणु बम का खोज किसने किया था? तो ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है और परमाणु बम नाभिकीय
विखंडन पर आधारित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 31 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। देखिए वोल्ट मीटर दोस्तों किसको मापता है, विभवांतर को मापता है दोस्तों। वोल्ट मीटर किसको मापता है, विभवांतर को दोस्तों, सही है। एमीटर दोस्तों किसको मापता है, विद्युत धारा को दोस्तों, ये भी सही है। पोटेंशियो जो मीटर है ये मीटर से विद्युत वाहक बल को मापता है दोस्तों, ये भी सही है। गैल्वेनोमीटर दोस्तों किसको मापता है, ये विद्युत शक्ति को नहीं मापता बल्कि गैल्वेनोमीटर भी है, ये विद्युत धारा को मापता है, ठीक है, किसको मापता है, विद्युत धारा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ये सही नहीं है, ठीक है। देखिए एमीटर दोस्तों, एमीटर जो है और गैल्वेनोमीटर जो है ये दोनों आपका दिख रहे होंगे, ये दोनों क्या करता है, ये विद्युत धारा को मापता है, किसको मापता है, विद्युत धारा को, ठीक है। यानी गैल्वेनोमीटर और एमीटर दोनों क्या करता है, विद्युत धारा को मापता है दोस्तों, यानी कि ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। विद्युत धारा कैसे मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा कैसे मात्रक एम्पियर होता है, क्या होता है, एम्पियर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 32 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 32 आपके सामने है कि रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझा जा सकता है दोस्तों। तो प्रकाश का अपवर्तन, क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। तो तारों का टिमटिमाना दोस्तों क्या है, ये प्रकाश के अपवर्तन कारण दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। प्रकाश का अपवर्तन क्या है दोस्तों, जब प्रकाश किसी वस्तु से पढ़कर उसी दिशा में वापस लौट जाने देते तो क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग शीशा पे क्या टॉर्च मारते हैं तो क्या हो रहा है दोस्तों, प्रकाश का फिर से वापस आ रहा है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, प्रकाश का परिवर्तन है, ठीक है। और प्रकाश का अपवर्तन क्या है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। 32 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिएगा 33 नंबर सवाल। देखिए 33 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। सीमेंट का जो मुख्य घटक है मेन रूप से क्या है दोस्तों, ये आपका चूना पत्थर, क्या है दोस्तों, चूना पत्थर दोस्तों, ठीक है। चूना पत्थर क्या है, ये मेन रूप से सीमेंट का मुख्य घटक है। बात करेंगे दोस्तों, चूना पत्थर से मिलाया जाता है प्लस में कैल्शियम, ठीक है दोस्तों। कैल्शियम का संकेत क्या होता है दोस्तों, Ca होता है, परमाणु संख्या दोस्तों 20 होता है, क्या होता है 20। जिप्सम का दोस्तों परमाणु संख्या क्या होता है, याद रखिएगा। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 डॉट 2H2O, क्या होता है दोस्तों, 2H2O, ठीक है, 2H2O। ये प्लास्टर पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है आपको ध्यान रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये क्या होता है दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद रखिएगा, होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O होता है, क्या होता है, हाफ H2O, ठीक है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है, चूना पत्थर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कि 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा देखिए 34 नंबर सवाल। 34 आपके सामने है कि एक तत्व के समस्थानिक अलग अलग होते हैं, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में किसमें होता है दोस्तों, द्रव्यमान संख्या में एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं क्या होता है दोस्तों, अलग अलग होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। जैसे कि बात करेंगे, देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे याद रखिए परमाणु संख्या जो होता है ये आपको ध्यान रखना है। परमाणु संख्या, ठीक है, परमाणु संख्या दोस्तों प्रोटॉन की संख्या, ठीक है, प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे सवाल क्या है, देखिए परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या। एक आप फॉर्मूला ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ये परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान संख्या, ठीक है, बराबर क्या होता है, तो प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि परमाणु द्रव्यमान संख्या जो होता है ये प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। और ये याद रखिएगा, परमाणु संख्या इक्वल टू प्रोटॉन की संख्या इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 35 नंबर सवाल। देखिए 35 आपके सामने है दोस्तों, वही हम बताए थे अभी
कि एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या दोस्तों क्या होगा, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है। क्या होता है, अभी हम बताए थे कि एक नाभिक का जो द्रव्यमान संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होता है, न्यूट्रॉन संख्या प्लस प्रोटॉन संख्या के योग का, अभी दोस्तों फॉर्मूला जो बताया था उसी का बराबर होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों, यानी कि 35 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा 36 नंबर सवाल। 36 आपके सामने है कि वह ताप बिंदु जिस पर ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं एक साथ रह सकती है क्या कहलाता है दोस्तों, तो त्रिक बिंदु कहलाता है। ठीक है, याद रखिए क्या कहलाता है, त्रिक बिंदु, यानी वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसे क्या कहते हैं, तो त्रिक बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिक बिंदु। ठीक है दोस्तों, पानी का दोस्तों क्वथनांक कितना होता है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पानी का क्वथनांक कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। हिमांक यानी कि जमना, पानी कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितना डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो पानी का जो घनत्व अधिकतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिए 37 नंबर सवाल। देखिए 37 आपके सामने है कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क क्या है दोस्तों, तो बॉक्साइट है। बॉक्साइट किसका अयस्क है दोस्तों, एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। ठीक है, याद रखिए। गैलना दोस्तों किसका अयस्क है, गैलना जो है ये सीसा का अयस्क है, सीसा का। ठीक है, याद रखिएगा गैलना किसका अयस्क है, ये सीसा का अयस्क है। ठीक है, सीसा का अयस्क क्या है, गैलना। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। सीसा का संकेत दोस्तों क्या होता है, पीबी होता है, पीबी परमाणु संख्या कितना होता है, 82। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। मोनाजाइट किसका अयस्क है दोस्तों, ये थोरियम का अयस्क है। थोरियम का अयस्क कौन है, थोरियम का अयस्क, थोरियम का दोस्तों अयस्क कौन है, मोनाजाइट। ठीक है, और सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भारत के किस राज्य में दोस्तों, तो सबसे ज्यादा थोरियम का भंडार भारत के केरल राज्य में, केरल में। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। हेमाटाइट दोस्तों किसका अयस्क है दोस्तों, ये लोहा का अयस्क है। ठीक है, लोहा का अयस्क कौन है दोस्तों, तो ये है दोस्तों हेमाटाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। हेमाटाइट किसका अयस्क है, तो लोहा का अयस्क है हेमाटाइट। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। और बॉक्साइट जो है ये एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, लोहा का संकेत दोस्तों क्या होता है, लोहा का संकेत Fe होता है, Fe परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। देखिएगा 38 नंबर सवाल। देखिए 38 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों, तो किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है, तो क्षारीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है दोस्तों, और अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, 7 से कम होता है दोस्तों। याद रखिएगा 7 से कम होता है दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान। उदासीन विलयन में क्या होता है, 7 होता है दोस्तों। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, या देखिए सबसे पहले बात करेंगे तो 0 से लेकर दोस्तों किसके बीच होता है, तो 14 के बीच होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें बीच में क्या आता है, 7 आता है। अगर 7 से कम होगा जिसका विलयन पीएच मान, तो क्या होगा दोस्तों, वो अम्लीय होता है। 7 से कम होगा दोस्तों वो क्या होगा, अम्लीय होगा। याद रखिएगा अम्लीय होता है, अम्लीय होता है। और 7 से अगर अधिक होगा जिसका विलयन का पीएच मान, वो क्या होगा दोस्तों, वो क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय। जिसका दोस्तों 7 होता है दोस्तों क्या होगा, ये उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो जिस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा वो अम्लीय होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होगा क्षारीय होगा, जिस विलयन का पीएच मान 7 होगा तो वो दोस्तों उदासीन होगा। ठीक है, यहाँ सवाल क्या पूछ रहा था, किस विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है, तो क्षारीय विलयन का मान 7 से अधिक है। कम किसका है, यानी 7 से कम है दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान, और उदासीन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करेंगे दोस्तों 39 नंबर सवाल। देखिएगा, देखिए 39 आपके सामने है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं दोस्तों। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिला है दोस्तों, ये गोपालगंज है। कहाँ है दोस्तों, गोपालगंज। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। बिहार का दोस्तों क्षेत्रफल कितना है, याद रखिएगा। बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर, 94,000। ठीक है, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 94,163 वर्ग किलोमीटर ये बिहार का क्षेत्रफल है। अगर बात करेंगे कि बिहार जो है दोस्तों ये जनसंख्या के मामले में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, पहले स्थान में कौन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश हो गया। यूपी दोस्तों पहले स्थान पे आता है। दूसरा पे कौन आता है, महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा कि महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, तीसरा स्थान पर कौन है, बिहार। ठीक है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लगभग दोस्तों याद रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं हैं दोस्तों, तो गोपालगंज में। ठीक है, यानी हर पुरुष पर दोस्तों, हर 1000 पुरुष पर, याद रखिएगा हर 1000 पुरुष पर
कितना है, तो 1015 महिलाएं हैं, ठीक है। यानी 15 जो महिला मेन रूप से अधिक है, यानी कि हर 1000 पुरुष पर, यानी एक पुरुष पर दोस्तों 15 महिलाएं मेन रूप से वहाँ पर ज़्यादा है, ठीक है। मेन रूप से आपको ध्यान रखना है, यानी जहाँ पर पुरुष की 1000 है दोस्तों, वहाँ पे क्या महिला कितना है, वहाँ दोस्तों 1015 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे छोटा जिला कौन सा है दोस्तों, यानी क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, शिवहर, ठीक है। शिवहर जो है ये बिहार का सबसे छोटा जिला है, बिहार का सबसे छोटा जिला, ठीक है। सबसे छोटा जिला कौन है दोस्तों, छोटा जिला या दोस्तों आपका शिवहर, ठीक है, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है दोस्तों, याद रखिएगा, रोहतास जो है ये बिहार का, रोहतास बिहार का सबसे साक्षरता दर वाला राज्य है, ठीक है। साक्षरता दर वाला राज्य कौन है दोस्तों, वो है आपका दर वाला जिला दोस्तों, जिला क्या होगा, जिला, ठीक है। क्या हो जाएगा, जिला, यहाँ पे दोस्तों जिला होगा, ठीक है। तो बिहार का सबसे साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों रोहतास हो जाएगा, और सबसे कम, बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला दोस्तों पूर्णिया है, ठीक है। बिहार का सबसे कम साक्षरता दर वाला राज्य, साक्षरता दर वाला जिला, सॉरी दोस्तों जिला, ठीक है, वो कौन है दोस्तों आपका, वो है आपका पूर्णिया, ठीक है दोस्तों। सबसे ज्यादा दोस्तों जूट का उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन पूर्णिया में ही किया जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में पुरुषों से ज्यादा महिलाएं दोस्तों, तो ये है गोपालगंज में, ठीक है। पुरुषों से ज्यादा दोस्तों महिलाएं, यानी पुरुष अगर 11 है, 1000 दोस्तों, तो वहां महिलाएं कितने हैं, 1015 है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। शिवहर दोस्तों याद रखिए दोस्तों, बिहार क्या है, ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है पूरे भारत में 12वें स्थान पर आता है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जनसंख्या मामले में तीसरे स्थान पर आता है, ठीक है। चलिए देखिए 40 नंबर सवाल, 40 आपके सामने है कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी। ये दोस्तों 1913 में बुलाया गया था। कब बुलाया गया था, 1913 में, ठीक है। याद रखिएगा कि बिहार विधान परिषद की पहली बैठक कब बुलाई गई थी, 1913 में बुलाई गई थी। 1914 में दोस्तों क्या हुआ था, याद रखिएगा, प्रथम विश्व शुरुआत हुआ था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रथम विश्व शुरुआत कब से कब हुआ था, 1918 से लेकर 1914 से 1918 तक, ठीक है। याद रखिएगा 1919 में दोस्तों 2-3 डेट याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। अगर बात करते हैं तो जालियांवाला हत्याकांड, रॉलेट एक्ट दोस्तों, उसके बाद खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, 1919 में ही हुआ था, ठीक है। 1911 में दोस्तों, ठीक है, 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था, किसके द्वारा, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है 1911 में। तो बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी, 1913 में बुलाई गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो बिहार में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना है, सदस्यों की संख्या दोस्तों 75 होता है। कितना होता है, 75 सदस्यों की संख्या कितना होता है दोस्तों, 75, 75 होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में विधान परिषद की सदस्यों की संख्या 75 होता है, ठीक है। याद रखिएगा बिहार में, ठीक है। बिहार में लोकसभा सीट कितने हैं दोस्तों, बिहार में लोकसभा सीट, लोकसभा जो सीट है, लोकसभा तो सदस्यों की संख्या, लोकसभा सीट कितनी है, ये आपका दोस्तों 40, ठीक है। बिहार में विधानसभा सीट कितनी है, तो बिहार में विधानसभा सीट, ठीक है, याद रखिएगा विधानसभा सीट कितना है दोस्तों बिहार में, तो ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में विधानसभा सीट याद रखिएगा कितना है, तो बिहार में जो विधानसभा सीट है, ठीक है, 243 है दोस्तों, कितना है, 243 बिहार में विधानसभा सीट है, 243, ठीक है। बिहार में दोस्तों, बिहार में राज्यसभा सीट कितना है दोस्तों, तो राज्यसभा जो सीट है, राज्यसभा सीट आपको ध्यान रखना है कितना है, 16 है दोस्तों, कितना है, 16, ठीक है। याद रखिएगा। तो बिहार में विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है, बिहार में लोकसभा सीट 40, बिहार में विधानसभा सीट 243, बिहार में राज्यसभा सीट 16, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। बिहार में 9 प्रमंडल है, 38 जिले हैं, ठीक है। सबसे बड़ा, ठीक है दोस्तों, अगर पूछेगा कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो दोस्तों आपका क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ा जिला दोस्तों पश्चिमी चंपारण है, ठीक है। और सबसे छोटा जिला दोस्तों क्षेत्रफल दृष्टि से शिवहर बताए थे। जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा दोस्तों, पटना हो जाएगा, ठीक है। और सबसे छोटा जिला दोस्तों शेखपुरा हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देखिए अगला 41 नंबर,
41 आपके सामने है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि दोस्तों 38 है। कितना है दोस्तों? 38, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए उम्मीदवारों के लिए कितने सीटें आरक्षित है? 38 है, ठीक है। देखिए बिहार में लोकसभा में दोस्तों, लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? तो बिहार में, ठीक है, बिहार में लोकसभा के लिए, लोकसभा, बिहार में लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए, ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है? कितने सीटें आरक्षित है दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, कितने सीटें आरक्षित है? 6 दोस्तों। कितना है? 6, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितने सीटें आरक्षित है दोस्तों? 38 है, ठीक है। बिहार में लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें आरक्षित है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा दोस्तों, पंचायती राज में जो सीटों का जो पंचायती राज विभाग में, ठीक है, सीटों को जो आरक्षण दिया गया मेन रूप से पंचायती राज में, ठीक है, सीटों का जो मेन रूप से पंचायती राज में, पंचायती राज में सीटों का जो सीटों का जो आरक्षण दिया गया है, आरक्षण वो किस अनुच्छेद के तहत दिया गया दोस्तों? तो अनुच्छेद याद रखिएगा दोस्तों, अनुच्छेद 243 डी में दिया गया, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि पंचायती राज में मेन रूप से सीटों का जो आरक्षण दिया गया है, सीटों का जो आरक्षण मेन रूप से किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो अनुच्छेद 243 डी के तहत दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिएगा दोस्तों, 42 नंबर सवाल देखिए। 42 आपके सामने है कि बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 2006 में प्रदान किया गया था, ठीक है। देखिए दोस्तों, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को जो 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2006, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा, देखिए 43 नंबर सवाल। 43 आपके सामने है कि झारखंड बनाने के लिए बिहार को किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो बिहार को दोस्तों 2000 यानी झारखंड का स्थापना कब हुआ है? 2000 ईस्वी में हुआ था। 2000 ईस्वी में दोस्तों 4 राज्य का स्थापना, जिससे पहले सबसे पहले तो झारखंड का दोस्तों स्थापना हुआ था। झारखंड का स्थापना कब हुआ दोस्तों? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उत्तराखंड का स्थापना किया गया था। उत्तराखंड का स्थापना कब किया गया था? तो 9 नवंबर 2000 ईस्वी को किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। उत्तराखंड जो अलग हुआ था, ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर एक राज्य बना था, ठीक है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का स्थापना दोस्तों याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है, ठीक है। 1 नवंबर 2000 ईस्वी को, यानी कि तीनों राज्य का डेट याद रखिएगा। उत्तराखंड उत्तराखंड जो अलग हुआ था दोस्तों किससे? यूपी से। झारखंड दोस्तों बिहार से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों छत्तीसगढ़ किससे अलग होकर बना है? ये मध्य प्रदेश से, यानी कि एमपी से, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। छत्तीसगढ़ का स्थापना 1 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। उत्तराखंड का स्थापना 9 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। झारखंड का स्थापना 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था, ठीक है। चलिए 1936 में दोस्तों किसका स्थापना हुआ है? तो ओडिशा का स्थापना हुआ, ठीक है। ओडिशा का जो स्थापना हुआ दोस्तों 1 अप्रैल 1936 को हुआ है। 2014 में दोस्तों किसका स्थापना हुआ है? तो तेलंगाना का स्थापना कब हुआ है? तेलंगाना 2 जून 2014 को, ठीक है। 2 जून 2014 को हुआ है। 1 अप्रैल 1936 को हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। 1912 में किसका स्थापना हुआ है? तो बिहार का स्थापना दोस्तों कब हुआ है? बिहार का स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ है, ठीक है। किससे अलग होकर? तो बंगाल से अलग होकर दोस्तों, ठीक है। चलिए देखिए अगला 44 नंबर सवाल। अगला 44 कि भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया दोस्तों, ठीक है। 2017 में, ठीक है, याद रखिएगा। 2017 में दोस्तों रेल बजट को आम बजट में मिला लिया गया, यानी कि रेल बजट को आम बजट में विवेक देवराज समिति के द्वारा अलग कर दिया गया दोस्तों। यानी कि रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया विवेक देवराज समिति के द्वारा, ठीक है। विवेक देवराज जो समिति है, विवेक देवराज समिति के तहत रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, ठीक है। विवेक, ठीक है, आपको ध्यान रखना है
विवेक विवेक देवराय समिति के द्वारा रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया। ठीक है, मिला दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। तो रेल बजट को आम बजट में विवेक देवरा समिति के द्वारा 2017 में मिला दिया गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 45 नंबर सवाल। 45 आपके सामने है कि जम्मू कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये लद्दाख का नहीं है। किसका नहीं है दोस्तों? लद्दाख का नहीं है, बल्कि कश्मीर का, जम्मू का है दोस्तों, लद्दाख का नहीं है। ठीक है, देखिए जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था, आपको ध्यान रखना है। तो जम्मू कश्मीर का जो राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा कब समाप्त कर दिया गया था? राज्य का दर्जा कब, ठीक है, कब समाप्त हुआ था दोस्तों? तो 5 अगस्त 2019 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को दोस्तों राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। जम्मू कश्मीर दोस्तों, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को, ठीक है, याद रखिएगा, लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश कब घोषित किया गया? जम्मू कश्मीर लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश से आपको ध्यान रखना है 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, याद रखिएगा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को और केंद्र शासित लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। लद्दाख में दोस्तों जिलों की संख्या कितनी है याद रखिएगा। लद्दाख में जो जिलों की संख्या है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। कितने जिले हैं? 7 जिला। कितना जिला है? 7। जम्मू कश्मीर दोस्तों कितना जिला है याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर में आपको ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में दोस्तों कितना जिला है? जम्मू कश्मीर दोस्तों जिलों की संख्या टोटल 22 है। जिलों की संख्या कितनी है? 22 है दोस्तों। कितना है? 22। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है दोस्तों? लद्दाख का अपनी कोई विधायिका नहीं है, जम्मू कश्मीर का है दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 46 नंबर सवाल देखिएगा। 46 आपके सामने है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों? तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ये सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था, 1939 में किया गया था। ठीक है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किया गया था। लाला हरदयाल का दोस्तों याद रखिए गदर पार्टी का स्थापना किया गया था। गदर पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1913 में किया गया था। कहाँ किया गया था? तो अमेरिका में किया गया था। ठीक है, कहाँ किया गया था? अमेरिका, सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, आगे कहा दोस्तों याद रखिएगा, मुस्लिम लीग का स्थापना किए थे। मुस्लिम लीग का जो स्थापना ये 1906 में हुआ था। किसके द्वारा? तो आगा खां के द्वारा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ने दोस्तों 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों 47 नंबर सवाल। 47 आपके सामने है कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? तो सिद्धू एवं कानू ने किया था। ठीक है, संथाल विद्रोह कब हुआ था? ये 1955-56 में हुआ था। 1856 में, ठीक है, क्या हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। सिद्धू एवं कानू ने इसका नेतृत्व किए थे। ठीक है, चलिए देखिए 48 नंबर सवाल। 48 आपके सामने है कि बोध गया में किसे ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों? तो महावीर स्वामी को नहीं हुआ था, बल्कि गौतम बुद्ध को हुआ था। ठीक है, गौतम बुद्ध को दोस्तों बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे, निरंजना नदी के किनारे। ठीक है, गौतम बुद्ध का दोस्तों जन्म कब हुआ याद रखिएगा। इनका जो जन्म हुआ है कब हुआ? 563 ईसा पूर्व में हुआ है दोस्तों। ठीक है, ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ दोस्तों? इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ हुआ है? लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? नेपाल। कहाँ पड़ता है? नेपाल में दोस्तों लुम्बिनी। ठीक है, इनका दोस्तों मृत्यु कहाँ हुआ है? इनका मृत्यु हुआ है 483 ईसा पूर्व में दोस्तों, ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों ईसा पूर्व जोड़ लीजिएगा, ईसा पूर्व में दोस्तों घटता है। ठीक है, तो इनका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ दोस्तों, कुशीनगर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? यूपी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ कौन है दोस्तों? ये जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए। जैन धर्म के
23वें तीर्थंकर, ठीक है। 23वें तीर्थंकर कौन थे? 23वें जो तीर्थंकर हुए, तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? ये है जैन धर्म 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ स्वामी को सांपों का देवता भी कहा जाता है। सांपों का देवता किसे कहा जाता है? ये पार्श्वनाथ को कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों याद रखिएगा, उन्होंने आर्य समाज का स्थापना किए थे। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? ये 1875 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किए थे, ठीक है। पार्श्वनाथ को दोस्तों क्या कहा जाता है? सांपों का देवता कहा जाता है, याद रखिएगा। पार्श्वनाथ दोस्तों जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर हुए, ठीक है, याद रखिएगा। महावीर स्वामी दोस्तों ये जैन धर्म के संस्थापक है। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक जो संस्थापक माना जाता है, संस्थापक, वो महावीर स्वामी को माना जाता है। महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था, याद रखिए दोस्तों, 540 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। 540 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो मृत्यु हुआ है दोस्तों, ये कब हुआ है? ये 468 ईसा पूर्व में हुआ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। कहाँ हुआ दोस्तों इनका मृत्यु? पावापुरी में। कहाँ? पावा। इनका जन्म दोस्तों कहाँ हुआ है? जन्म हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ये कुंडग्राम वैशाली, कुंडग्राम वैशाली, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो कुंडग्राम वैशाली में दोस्तों महावीर स्वामी का जन्म हुआ है। इनका मृत्यु 468 ईसा पूर्व में पावापुरी में हुआ था। महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक है दोस्तों, ठीक है। महावीर स्वामी के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम दोस्तों क्या है? सिद्धार्थ है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गौतम बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन नदी किनारे बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुआ दोस्तों। इनके ज्ञान की प्राप्ति जब हुआ था दोस्तों, इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिए थे सारनाथ में दिए थे, ठीक है दोस्तों। और इस घटना को जो कहा जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और जो सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और इनका जो मृत्यु हो गया था 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हो गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। देखिए अगला सवाल, 49 नंबर सवाल देखिएगा। पटना में अनुशीलन समिति, ठीक है, पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था दोस्तों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने किए थे, ठीक है, याद रखिएगा। ये सचिंद्र नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए अगला देखिएगा, 50 नंबर सवाल देखिए। 50 आपके सामने है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है। याद रखिएगा कि फूलन प्रसाद वर्मा जयप्रकाश नारायण ने, ठीक है, याद रखिएगा, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने बिहार में समाजवादी पार्टी का गठन किए थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आज तो कुछ हम बिहार से कुछ ज़्यादा सवाल डाले थे दोस्तों, बिहार से, चूंकि एग्जाम दोस्तों बिहार दरोगा बीपीएससी, ठीक है, खास करके बिहार के एग्जाम दोस्तों बिहार से सवाल तो रहता ही है। इसलिए दोस्तों कुछ सवाल मैं आज बिहार से भी डाल दिया था, ठीक है, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे। देखिएगा 51 नंबर सवाल। 51 आपके सामने है कि शेर शाह के मकबरा कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिए सासाराम में है। शेर शाह के दोस्तों बचपन का नाम क्या है? याद रखिएगा, इनके बचपन का नाम फरीद है। क्या दोस्तों? बचपन का नाम फरीद, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। फरीद क्या है? इनके बचपन का नाम है। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद, ठीक है, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने इंपॉर्टेंट युद्ध रखे दोस्तों। शेर शाह सूरी के द्वारा लड़ा गया युद्ध, शेर शाह सूरी के द्वारा जो युद्ध लड़ा गया था, कौन कौन सा युद्ध था? देखिए बात करेंगे सबसे पहले चौसा का युद्ध। चौसा का जो युद्ध हुआ था दोस्तों, ये कब हुआ था? ये 1539 में हुआ था, ठीक है। किसके बीच? तो दोस्तों शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था, ठीक है। तो दोस्तों बिलग्राम का युद्ध, बिलग्राम या फिर कह सकते हैं कन्नौज का युद्ध, ठीक है, कन्नौज का युद्ध जो हुआ था, ये कब हुआ था? ये 1540 में हुआ था, 1540। दोनों जो युद्ध लड़ा गया था दोस्तों किसके बीच? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। और हुमायूं, ठीक है, हुमायूं के बीच लड़ा गया था, याद रखिएगा। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच दोनों का युद्ध लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 1539 में, ठीक है, और बिलग्राम या फिर कन्नौज का युद्ध 1540 में। दोनों युद्ध में दोस्तों हुमायूं हार गया था, शेर शाह सूरी जीत गए थे, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे। 52 नंबर सवाल। 52 आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है दोस्तों? तो गुजरात में दोस्तों याद रखिएगा लोथल दोस्तों कहाँ है? गुजरात में।
और धौलावीरा दोस्तों कहाँ है? गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों। ठीक है दोस्तों। देखिए लोथल दोस्तों क्या है? ये बंदरगाह है, बंदरगाह। ठीक है, बंदरगाह। सबसे बड़ा जो गोदीवाड़ा दोस्तों कहाँ से मिला है? गोदीवाड़ा ये दोस्तों कहाँ से मिला है? ये दोस्तों लोथल से मिला दोस्तों। चावल के दाने साज कहाँ से मिला है? तो चावल के दाने का जो साक्ष्य मिला दोस्तों ये लोथल से प्राप्त हुआ है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों। लोथल दोस्तों किस नदी के किनारे है? तो लोथल जो है ये भोगवा नदी किनारे है, भोगवा नदी किनारे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कालीबंगा कहाँ है दोस्तों? ये राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान दोस्तों, कालीबंगा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। काली दोस्तों क्या होता है? काली का मतलब ब्लैक होता है दोस्तों, बंगा का मतलब क्या होता है? चूड़ियां। कालीबंगा यानी ब्लैक चूड़ियां। ठीक है, तो चूड़ी का जो प्रमाण मिला दोस्तों याद रखिएगा, चूड़ी का प्रमाण, चूड़ी का जो प्रमाण मिला है वो कहाँ से मिला है दोस्तों? ये कहाँ से मिला है? तो कालीबंगा से प्राप्त हुआ दोस्तों। धौलावीरा दोस्तों कहाँ है? ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में दोस्तों धौलावीरा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, गुजरात में है धौलावीरा। लोथल गुजरात में, लोथल दोस्तों क्या है? बंदरगाह है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि कालीबंगा जो दोस्तों ये घग्गर नदी किनारे है, घग्गर नदी के किनारे दोस्तों कालीबंगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। जैसे कि हड़प्पा दोस्तों, हड़प्पा। ठीक है, हड़प्पा हो गया दोस्तों। ये सब क्या? हड़प्पाकालीन स्थल है। मोहनजोदड़ो दोस्तों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो क्या कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। सबसे बड़ा जो स्नानागार प्राप्त हुआ दोस्तों मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, मोहनजोदड़ो खोज किसने किया था? राखालाल बनर्जी ने 1922 में किए थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो जो स्थित है ये पाकिस्तान के, ठीक है, सिंध प्रांत के लरकना जिले में स्थित है। और दोस्तों हड़प्पा जो है ये आपको ध्यान रखना है, हड़प्पा जो है ये पाकिस्तान के मांडको मिरी जिला में स्थित है। हड़प्पा जो है ये रावी नदी किनारे है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी किनारे है। ठीक है, हड़प्पा दोस्तों अगर बात करेंगे, हड़प्पा देखिए, हड़प्पा सभ्यता दोस्तों यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। यानी सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता को इसे क्या कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कैसी सभ्यता है? ये कांस्य युगीन सभ्यता। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, इसका जो मेन रूप से काल माना जाता है दोस्तों याद रखिएगा, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है, 2500 ईसा पूर्व से लेकर दोस्तों 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का काल माना जाता है। ठीक है, अलग अलग विद्वानों दोस्तों अलग अलग इसका मत दिया गया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे दोस्तों। देखिए 53 नंबर सवाल, 53 है कि चोल वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? याद रखिएगा, चोल वंश का संस्थापक है दोस्तों विजयालय है। कौन है? विजयालय जो है ये चोल वंश का संस्थापक है दोस्तों। कुजुल कटफिशर दोस्तों याद रखिएगा। ये कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुषाण वंश के संस्थापक, कुषाण। ठीक है, कुषाण वंश याद रखिए दोस्तों। कुषाण वंश के जो संस्थापक है वो कुजुल कटफिशर है। श्रीगुप्त दोस्तों ये गुप्त वंश के संस्थापक है, गुप्त वंश के संस्थापक। देखिए दोस्तों, गुप्त वंश का जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यानी चंद्रगुप्त प्रथम को गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, वास्तविक संस्थापक। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे कि बिंबिसार दोस्तों याद रखिए दोस्तों, बिंबिसार ने हर्यक वंश का स्थापना किए थे। ठीक है, याद रखिएगा बिंबिसार ने हर्यक वंश, ठीक है, हर्यक वंश दोस्तों। ठीक है, हर्यक वंश संस्थापक कौन है? बिंबिसार। ठीक है, हर्यक वंश संस्थापक बिंबिसार। विजयालय दोस्तों चोल वंश संस्थापक है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश संस्थापक है, गुलाम वंश। ठीक है, गुलाम वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों गुलाम वंश संस्थापक, विजयालय चोल वंश संस्थापक, बिंबिसार दोस्तों हर्यक वंश संस्थापक है, श्रीगुप्त दोस्तों ये गुप्त वंश संस्थापक है, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कुजुल कटफिशर्स। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करेंगे। 54 नंबर सवाल देखिए, 54 आपके सामने है कि किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था दोस्तों? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, याद रखिएगा, किस मुगल शासक के समय में? तो जहांगीर के समय में सर थॉमस रो भारत आया था। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर पूछेगा कि जहांगीर का शासनकाल कब से माना जाता है, याद रखिएगा तो 1600, याद रखिएगा अगर बात करेंगे 1605 से लेकर, ठीक है, 1605 से लेकर 1627 तक दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। अकबर शासनकाल दोस्तों कब से माना जाता है? 1556 से लेकर, ठीक है, 1605 तक। ठीक है, याद रखिएगा। बाबर का शासनकाल कब से माना जाता है? 1526 में दोस्तों इन्होंने मुगल वंश की स्थापना किए थे। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था।
1526 से 1530 तक, ठीक है, याद रखिए दोस्तों। और हुमायूं का जो माना जाता है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि 1500, ठीक है, 1530 से 1540 तक, 1530 से 1540 तक। हाँ, आपको बताया था दोस्तों, 2 युद्ध बताए थे, कौन कौन सा युद्ध, ठीक है, बिलग्राम का युद्ध और कन्नौज का युद्ध। दोनों युद्ध में दोस्तों क्या हुआ था, हुमायूं हार गया था, किससे, तो शेर शाह सूरी से। और चौसा का युद्ध कब हुआ था, 1539 में, उसमें भी दोस्तों हुमायूं हार गया था। उसके बाद दोस्तों कुछ दिन तक हुमायूं गायब रहा, ठीक है, भागा भागा फिरता रहा। फिर 1556 में दोस्तों, यानी कि उसके बाद 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा कौन था, अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए 55 नंबर, 55 आपके सामने है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, तो दोस्तों हरिहर एवं बुक्का ने, ठीक है, हरिहर एवं बुक्का ने दोस्तों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब किए थे, 1336 में किए थे, ठीक है, 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किए थे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए, विजयनगर दोस्तों कहाँ है मेनू से, ये साम्राज्य कर्नाटक में है, ठीक है। देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिएगा 56 नंबर, कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ये महाकश्यप थे, ठीक है, याद रखिएगा, महाकश्यप जो थे ये प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। प्रथम बौद्ध संगीति दोस्तों कहाँ हुआ था, ये दोस्तों, ये प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप थे, ये कहाँ हुआ था दोस्तों, राजगृह में हुआ था, राजगृह में हुआ था। इसके जो शासन किसके शासनकाल में हुआ था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, ये जो शासनकाल है आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शासनकाल, ठीक है, ये हुआ था अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए, दूसरा जो बौद्ध संगीति हुआ था वो सर्वकामी या फिर सबकामी के अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों। ये कहाँ हुआ था दूसरा बौद्ध संगीति, ये वैशाली में हुआ था। कहाँ हुआ था, वैशाली, ठीक है, इसके शासनकाल में हुआ था, तो कालाशोक के शासनकाल में हुआ था, कालाशोक, ठीक है। और कब हुआ था दोस्तों, ये 383 ईसा पूर्व में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। मोगलीपुत्तिस दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा, ये तृतीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिस, ठीक है। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था, ठीक है। किसके समय में हुआ था, तो अशोक के समय में हुआ था दोस्तों, ठीक है, अशोक के समय में हुआ था। और कब हुआ था, तो ये आपको याद रखिएगा, ये 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगीति, ये वसुमित्र के अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। और वसुमित्र के अध्यक्षता में दोस्तों कहाँ हुआ था, तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था दोस्तों, ठीक है, याद रखिए, कुंडलवन कश्मीर में। याद रखिए दोस्तों, ये किसके शासनकाल में हुआ था, कनिष्क के शासनकाल में, कनिष्क, ठीक है। कब हुआ था, तो प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है, प्रथम शताब्दी में हुआ था, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, मेन रूप से प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष महाकश्यप। कहाँ हुआ था, राजगीर में हुआ था। किसी समय में हुआ था, अजातशत्रु। कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। द्वितीय जो हुआ था दोस्तों, द्वितीय वो सर्वकामी या सबगामी की अध्यक्षता में हुआ था, वैशाली में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था, 383 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। जो तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था वो मोगलीपुत्तिस के अध्यक्षता में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था, अशोक के शासनकाल में हुआ था और 251 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और तृतीय जो हुआ था वसुमित्र, ठीक है, याद रखिए, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था और कनिष्क के समय में हुआ था और प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो चारों बौद्ध संगीति आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। देखिए 57 नंबर सवाल, 57 आपके सामने है कि गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था दोस्तों। तो गांधी को जो चंपारण आने के जो आमंत्रण दिए थे वो कौन दिए थे, राजकुमार शुक्ल दिए थे दोस्तों। राजकुमार शुक्ल ने गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण दिए थे, ठीक है। तो कब आया चंपारण सत्याग्रह, कब हुआ था, ये 1917 में हुआ था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 कटिया बताती है दोस्तों, ठीक है, 3 कटिया बताती है, यानी कि 3/20, यानी जिसके पास 20 कट्ठा है, ठीक है, उसको 3 कट्ठा में नील की खेती करने के लिए कहा जाता था जबरदस्ती किसानों के द्वारा, ठीक है। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिए 58 नंबर सवाल, 58 आपके सामने है कि आईनी ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों। तो आईनी जो अकबरी लिखा गया था ये अबुल फजल के द्वारा लिखा गया दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा आईनी ए अकबरी लिखा गया है। जो अकबर का आत्मकथा किसका है दोस्तों, अकबर, ठीक है, अकबर के द्वारा, अकबर का इसमें मेन रूप से है,
ठीक है। गुलबदन बेगम दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने हुमायूं नामा लिखा था, हुमायूं नामा। हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो गुलबदन बेगम ने लिखा था दोस्तों। किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर लिखी थी। किसके कहने पर? अकबर के कहने पर दोस्तों। गुलबदन बेगम कौन है दोस्तों? ये हुमायूं की बहन है, ठीक है। हुमायूं की बहन कौन है? गुलबदन बेगम। यानी कहने मतलब गुलबदन बेगम जो है ये बाबर की बेटी है, बाबर की बेटी, ठीक है दोस्तों। बाबर की बेटी कौन हुई? गुलबदन बेगम। बाबर का बेटा कौन हुआ? तो हुमायूं बाबर का बेटा, बाबर की बेटी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम दोस्तों हुमायूं नामा लिखा था किसके कहने पर? तो अकबर के कहने पर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेगा इनायत खान ने क्या लिखा था दोस्तों? तो इनायत खान ने, आपको ध्यान रखना है, इनायत खान ने, ठीक है, शाहजहां नामा लिखा था, शाहजहां नामा। शाहजहां नामा किसने लिखा था? तो इनायत खान ने लिखा था। और अबुल फजल ने आईनी ए अकबरी लिखा है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है किसके। चलिए अगला देखिएगा, देखिए 59 नंबर सवाल। 59 आपके सामने है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था सबसे लागू किया गया था दोस्तों मद्रास में किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मद्रास में सबसे पहले लागू किया गया था। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों, महलवाड़ी व्यवस्था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? रैयत जो बाड़ी व्यवस्था सबसे पहले मद्रास में किया गया था, किसके द्वारा? तो हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। देखिए हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा दोस्तों महलवाड़ी व्यवस्था था, ठीक है। महलवाड़ी जो व्यवस्था है, महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी जो व्यवस्था है दोस्तों आपको ध्यान रखना है, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा, ठीक है। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा महलवाड़ी व्यवस्था, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इसके द्वारा लॉर्ड कार्नवालिस के दोस्तों, लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, याद रखिएगा। अस्थाई जो बंदोबस्त लागू किया गया था, अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है, किसके द्वारा? तो लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है। लॉर्ड कार्नवालिस के द्वारा अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों वारेन हेस्टिंग के द्वारा, आपको ध्यान रखना है, वारेन हेस्टिंग के द्वारा इजारेदारी व्यवस्था, ठीक है, इजारेदारी, ठीक है। इजारे जो दारी व्यवस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, इजारे जो दारी व्यवस्था है ये मेन रूप से लॉर्ड वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरू किया गया था, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और महल जो दोस्तों रैयतवाड़ी व्यवस्था है सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई थी? मद्रास में लागू किया गया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कि 59 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे 60 नंबर सवाल। देखिए 60 आपके सामने है कि 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था दोस्तों? किसके द्वारा? तो वीडी सावरकर द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाल गंगाधर तिलक दोस्तों केसरी और मराठा, ठीक है, केसरी मराठा दोस्तों। और गीता रहस्य पुस्तक किसकी है? गीता रहस्य दोस्तों किसकी पुस्तक है? वो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी दोस्तों याद रखिएगा, इनकी जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है दोस्तों? दादा भाई नौरोजी पुस्तक है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है, ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक को दोस्तों केसरी मराठा और गीता रहस्य पुस्तक किसके? बाल गंगाधर तिलक की है, ठीक है। अंबिका चंद्र मजूमदार दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, लखनऊ अधिवेशन, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला देखिए 61 नंबर सवाल। देखिए 61 आपके सामने है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? क्या देखिए दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष पूछ रही थी, एनी बेसेंट थी। और प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू और प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ठीक है। एनी बेसेंट की पुस्तक का क्या नाम बताए थे? न्यू इंडिया, याद रखिएगा न्यू इंडिया। और एक दोस्तों कॉमन व्हील दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। सुचेता कृपलानी क्या था दोस्तों? याद रखिएगा इन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, 1925 के कानपुर अधिवेशन
कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजिनी नायडू किए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। दोनों जो दोस्तों उत्तर प्रदेश के ही बनी थी, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला देखिएगा, 62 नंबर सवाल है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है दोस्तों, ठीक है। याद रखिएगा, ये दोस्तों गया जिला में है। अभ्रक का जो भंडार है दोस्तों किस जिला में है? गया जिला में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात करेंगे बिहार के जिले में अभ्रक भंडार है। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन तो कहाँ किया जाता है? जूट का उत्पादन जो किया जाता है सबसे ज्यादा, जूट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ किया जाता है? ये दोस्तों पूर्णिया में किया जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए अगला 63 नंबर सवाल। 63 आपके सामने है कि सोन नदी और गंगा नदी का संगम बिहार के किस जिले में स्थित है दोस्तों? दोस्तों पटना जिला में है, ठीक है, किस जिला में? पटना जिला। गंगा नदी लंबाई कितना दोस्तों? याद रखिएगा, गंगा नदी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, 2525 किलोमीटर, ठीक है। सोन नदी दोस्तों कहाँ से निकलती है? याद रखिएगा, सोन नदी निकलती है मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से, मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो सोन नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी दोस्तों गोमुख गंगोत्री यानी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है, तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला बात करते हैं, 64 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 64 आपके सामने है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है दोस्तों? तो यह है आपका कैमूर कांवर झील। दोस्तों कब है इसको, कब दिया गया था दोस्तों? तो 2020 में दिया गया था, ठीक है। ये दोस्तों किस जिला में है बिहार का? दोस्तों ये बेगूसराय में है। कहाँ है? बेगूसराय, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। कांवर जी जो झील है दोस्तों, कांवर झील, ये मेरे बेगूसराय में है। और बिहार का जो पहला रामसर स्थल है दोस्तों कौन सा है? ये दोस्तों कांवर झील है। इसको 2020 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे बात करेंगे, 65 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए 65 आपके सामने है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा नदी निम्नलिखित में से किससे निकलती है दोस्तों? तो ये निकलती है छोटा नागपुर पठार से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि दामोदर, कोयल और स्वर्णरेखा जो नदी है मेरू से कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है दोस्तों, ठीक है, बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान। जमशेदपुर जो दोस्तों ये स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है। जमशेदपुर जो है स्वर्णरेखा नदी किनारे स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। चलिए आगे बात करेंगे, 66 नंबर सवाल देखिए। देखिए 66 आपके सामने है कि ब्रह्मयोनी हिल बिहार के किस जिले में थे दोस्तों? ये गया जिला में, ठीक है, ये ब्रह्मयोनी जो हिल है, ब्रह्मयोनी हिल, ये बिहार के गया जिला में स्थित है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिएगा 67 नंबर सवाल। 67 आपके सामने है कि बहिष्कृत भारत जर्नल किसने शुरू किया था दोस्तों? ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मेन रूप से भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किए थे, ठीक है। बहिष्कृत भारत जो जनरल है किसने शुरू किया था? भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ज्योतिबा फुले दोस्तों याद रखिएगा, गुलामगिरी पुस्तक की स्थापना किसने? गुलामगिरी किसकी पुस्तक है? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किए थे। सत्य शोधक समाज की स्थापना कब किए थे? ये किए थे 1873 में किए थे। ज्योतिबा फुले की पुस्तक का क्या नाम है? इनका जो पुस्तक का नाम है गुलामगिरी है। क्या है? गुलामगिरी, ठीक है, गुलामगिरी दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। अगर बात की आत्माराम पांडुरंग दोस्तों याद रखिएगा, इन्होंने प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे। प्रार्थना समाज, ठीक है, कब किए थे? 1867 में किए थे, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ठीक है। तो बहिष्कृत भारत जनरल किसने शुरू किया दोस्तों? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शुरू किए थे। चलिए अगला बात करते हैं, 68 नंबर सवाल देखिएगा। 68 है कि पट्टी सीमा परियोजना निम्नलिखित में से किन नदियों की एकीकरण से जुड़ी है दोस्तों? ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है, कृष्णा और गोदावरी, ठीक है, याद रखिएगा कि कृष्णा और गोदावरी जो है ये मेन रूप से पट्टी सीमा परियोजना संबंधित है, एकीकरण से जुड़ी है दोस्तों। कृष्णा नदी पे कौन सा बांध है दोस्तों? याद रखिएगा, कृष्णा नदी पे दोस्तों नागार्जुन सागर बांध, ठीक है, नागार्जुन सागर बांध जो है ये मेन रूप से किस नदी पर है?
कृष्णा नदी पर है दोस्तों। गोदावरी नदी पर कौन सा बांध है दोस्तों? जयकवाड़ी परियोजना। जयकवाड़ी जो परियोजना है, ये मेनू से आपको ध्यान रखना है। परियोजना ये मेनू से किस नदी पर है? गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, वृद्ध गंगा। ठीक है दोस्तों, दक्षिण की गंगा दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण की गंगा। ठीक है, गोदावरी नदी को कहा जाता है दक्षिण। गोदावरी नदी लंबाई कितना है? इसकी जो लंबाई है गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? ये दोस्तों याद रखिएगा, महाराष्ट्र के नासिक के तिरंगा के पहाड़ से निकलती है। ठीक है, महाराष्ट्र के नासिक के त्र्यंबकम की पहाड़ी से निकलती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है दोस्तों? याद रखिएगा, 2900 किलोमीटर है ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। गंगा नदी लंबाई कितना है दोस्तों? 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी को दोस्तों बांग्लादेश में पद्मा के जमुना के नाम से, ठीक है, याद रखिएगा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो जमुना के नाम से जाना जाता है, जमुना। ठीक है, याद रखिएगा। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, महानदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? महानदी पर हीराकुंड बांध है दोस्तों। किस नदी पर? महानदी पर। ये भारत का सबसे लंबा बांध है दोस्तों, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध दोस्तों कहाँ है? दोस्तों महानदी पर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, चलिए, कावेरी नदी क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत गंगा, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, 69 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी एक मीठे पानी की झील है दोस्तों? ये दोस्तों आपका बुल्लर झील। बुल्लर झील क्या है? ये मीठे पानी की झील दोस्तों, ये कहाँ है? ये जम्मू कश्मीर में है, जेके यानी कि जम्मू कश्मीर दोस्तों। ठीक है, लोकटक झील दोस्तों कहाँ है? ये मणिपुर में है, याद रखिएगा, मणिपुर में दोस्तों क्या है? लोकटक झील, आपको ध्यान रखना है। सांभर झील दोस्तों कहाँ है? ये आपका राजस्थान में है, राजस्थान। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चिल्का झील दोस्तों, ये खारे पानी सबसे बड़ी झील, चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा में। पुलिकट झील दोस्तों याद रखिएगा, पुलिकट झील जो है ये आपका मेन रूप से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। लोनार झील दोस्तों महाराष्ट्र में है। सांभर झील राजस्थान में। यहाँ पर देख लीजिए, बुलर झील जम्मू कश्मीर, लोकटक झील मणिपुर में, सांभर झील राजस्थान, चिल्का झील दोस्तों उड़ीसा में है। और चिल्का झील जो है ये खारे पानी का सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी का सबसे बड़ी झील। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील दोस्तों चिल्का झील जो उड़ीसा में है। ठीक है, लोकटक झील दोस्तों मणिपुर। याद रखिएगा, लोनार झील दोस्तों कहाँ है? लोनार झील याद रखिएगा, लोनार झील जो है ये महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील। और हुसैन सागर झील दोस्तों कहाँ है? हैदराबाद में हुसैन सागर झील। ठीक है, देखिए लास्ट सवाल आज का दोस्तों 70 नंबर सवाल देखिएगा। देखिए दोस्तों 70 नंबर सवाल आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है दोस्तों? शनि ग्रह का सबसे घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक घनत्व दोस्तों किसका होता है? पृथ्वी का। सबसे अधिक घनत्व किससे होता है? तो सबसे अधिक जो घनत्व होता है, सबसे अधिक घनत्व किसका होता है दोस्तों? ये होता है पृथ्वी का। ठीक है, मंगल ग्रह का दोस्तों क्या कहा जाता है? मंगल के दो उपग्रह होते हैं, फोबोस। ठीक है, फोबोस और क्या होता है एक डीमोस। ठीक है, मंगल को दोस्तों लाल ग्रह कहा जाता है, लाल ग्रह। याद रखिएगा दोस्तों, मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी को दोस्तों क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है, नीला ग्रह। ठीक है दोस्तों, शुक्र दोस्तों क्या? गर्म ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा। ठीक है, शुक्र ग्रह पृथ्वी का जुड़ाव वाहन शुक्र ग्रह कहा जाता है। शुक्र दो ऐसे ग्रह है जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र दो ऐसे ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना। सबसे ठंडा ग्रह कौन है दोस्तों? वरुण। ठीक है, लेटा हुआ ग्रह दोस्तों अरुण को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हमने दोस्तों 70 प्रश्न टोटल डिस्कस कर लिया दोस्तों, 70 प्रश्न को। ठीक है, अगर दोस्तों आपको अगर मेहनत मेरा दोस्तों पसंद आ रहा है प्लीज लाइक कीजिएगा। ठीक है, वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।